हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। हम लोग आज नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं इन द लेक्चर सीरीज एसी सर्किट्स। ये नया चैप्टर स्टार्ट किया है हमने। इसका पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, सो यू कैन फाइंड द वीडियो एसी सर्किट्स 01। सर्च करो एसी सर्किट्स 01 फिजिक्स विद शुभम सर तो तुमको मिल जाएगा, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ये वीडियो के। आज जो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने समझा था कि एसी करंट होता क्या है। बेसिकली एसी करंट हम लोग बोलते हैं ना, अल्टरनेटिंग करंट, वो क्या है, उसका कौन कौन सा वैल्यूज अपने को चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कुछ वैल्यूज हमने देखी थी। हमने देखा था एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, हमने देखा था आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, हमने देखा था इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड सो ऑन, पीक वैल्यू, ये सब चीजें काफी कुछ देखा था। उसका इक्वेशन देखा था। तो आज हम लोग ये चैप्टर में या ये लेक्चर में जो आज हम लोग करने वाले हैं ना, वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आरएमएस वैल्यू। मैंने लास्ट लेक्चर के एंडिंग में भी बोला था कि ये जो आरएमएस वैल्यू है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो पहला चीज जो हम लोग करने वाले हैं ना, दैट वी आर गोइंग टू डू इज सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस। ये जो आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम लोग निकालते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। और इसके बाद हम लोग ये लेक्चर में देखने वाले हैं कुछ सर्किट्स। जैसे आज फर्स्ट सर्किट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एसी अप्लाई करने से सर्किट बिहेव कैसे करता है। तो पहले आज हम लोग देखने वाले हैं कि एसी को हम लोग किसी रेजिस्टेंस के थ्रू अप्लाई करेंगे तो क्या नेचर आता है या क्या बिहेवियर आता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एसी सर्किट्स, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। मतलब एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या बिहेवियर होता है उस रेजिस्टेंस का, या क्या बिहेवियर होता है करंट और वोल्टेज का। तो उसमें काफी कुछ चीजें डिटेल में देखेंगे। वो लेक्चर में अभी इसके बाद कंटिन्यू में लगाने वाला हूँ वीडियो के साथ। सो प्लीज वॉच द लेक्चर कंप्लीटली, पूरा लेक्चर देखो। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो। सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू। आरएमएस इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे तुम अगर कभी भी देखोगे अपने घर में कितना वोल्टेज आता है, कितना वोल्टेज आता है तुमको मालूम है? हाउस होल्ड वोल्टेज कितना होता है घर में? जो वोल्टेज तुमने कभी सुना होगा कितना वोल्ट होता है? 220 वोल्ट, है ना? हाँ। वो 220 वोल्ट का वैल्यू क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई 220 पूछे तो ईएमएफ में बहुत सारी वैल्यूज है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू है 220, या पीक वैल्यू है 220, या एवरेज वैल्यू है, या आरएमएस वैल्यू। 4 वैल्यूज देखिए ना हम लोग ने। तो कौन सा वैल्यू है वो 220? 220 इज दैट आरएमएस वैल्यू। 220 कौन सा वैल्यू है? आरएमएस। कोई भी डिवाइस के ऊपर जैसे उसका करंट रेटिंग दिया होता है कि इसमें से 0.1 एम्पियर करंट जा सकता है, इसमें से 0.2 एम्पियर या 1 एम्पियर, 1.1 एम्पियर चार्जर वर्जर से। तो वो 1.1 एम्पियर या 0.2 एम्पियर या 3 एम्पियर, ये सब है क्या वैल्यूज? दीज आर बेसिकली आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट जो उसमें से पास हो सकती है। जैसे कोई बल्ब है तुम्हारे पास, वो बल्ब का सपोज करंट रेटिंग दिया है 2 एम्पियर का, तो उसका मतलब क्या है? वो 2 एम्पियर तो कांस्टेंट करंट है नहीं, उसके थ्रू कांस्टेंट करंट फ्लो होगा क्या? कभी नहीं ना, क्योंकि तुम उसको ऑल्टरनेटिंग में कनेक्ट करोगे। तुम्हारे घर पे जो सप्लाई आ रहा है दैट इज ऑल्टरनेटिंग, तो उसको तुम तो हमेशा ऑल्टरनेटिंग में कनेक्ट कर रहे हो। उसका करंट तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो तुम कैसे 1.1 वोल्ट बोल पा रहे हो, या 2 वोल्ट कैसे बोल पा रहे हो, 2 एम्पियर कैसे बोल पा रहे हो? वो 2 एम्पियर तुम्हारा आरएमएस वैल्यू है करंट का। कौन सा वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है। RMS is like the outer face of alternating voltages and currents। जैसे जो alternating voltage और current होता है ना, उसका जो फेस हमको दिखाई पड़ता है, the thing that is visible to us, वो RMS दिखाई पड़ता है। It's like जैसे मैं कोई बल्ब कनेक्ट किया मैंने, और बल्ब को अगर मैं ठीक से समझूं तो अपने घर पे जो फ्रीक्वेंसी आती है एसी की, दैट इज 50 हर्ट्ज। अब ये 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 50 हर्ट्ज का मतलब है जो ईएमएफ है अपने घर में, या जो वोल्टेज है अपने घर में, वो 50 टाइम्स अपना पोलैरिटी चेंज कर रहा है एक सेकंड। 50 टाइम्स पोलैरिटी चेंज करने का मतलब ये 100 टाइम्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है। जैसे ये वोल्टेज है ना, ये तुम्हारा वोल्टेज का ग्राफ है लाइक दिस। ये ग्राफ में ये एक साइकिल ऐसे 50 साइकिल्स हो जाते हैं एक सेकंड में। तो एक साइकिल में देखो क्या होता है, एक साइकिल में ये एक बार मैक्सिमम पे जाता है, एक बार मिनिमम पे जाता है, और 2 बार जीरो पे भी जाता है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इधर जीरो पे गया, इधर जीरो पे गया। तो एक सेकंड में जो अपने घर में वोल्टेज आ रहा है ना, वो 100 टाइम्स जीरो भी हो रहा है। अपने घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो एक सेकंड में 100 टाइम्स जीरो होता है।
ओके, और 50 टाइम्स उसका पोलैरिटी कंप्लीटली रिवर्स होता है, तो रिवर्स होके वापस आता है, दैट्स हाउ इट इज। तो 1 सेकंड में 100 टाइम्स जीरो हो रहा है, तो बल्ब क्या है, बल्ब 1 सेकंड में 100 बार चालू बंद हो रहा है, बट ऐसा बल्ब करता है क्या, बल्ब ऐसा नहीं करता, बिकॉज जो वैल्यू बल्ब को परसीव होती है, जो वैल्यू बल्ब को समझ में आती है, वो आरएमएस वैल्यू होती है, और आरएमएस होता है 220, जो कि फिक्स्ड है ना, 220 थोड़ी चेंज हो रहा है, 220 वोल्ट बोल दिया, अब वो 220 हाँ वोल्ट पे फिर काम कर रहा है बल्ब हमारा। बल्ब के लिए वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, क्योंकि वोल्टेज का उसको सिर्फ आरएमएस फेस दिखाई पड़ रहा है, उसको एक्चुअल फ्लक्चुएटिंग फेस दिखाई नहीं हाँ पड़ता है, उसको सिर्फ आरएमएस फेस दिखाई पड़ता है। और अपने को भी आरएमएस फेस ही दिखता है। जैसे मैं एक वोल्ट मीटर लगाऊं, ऑफ कोर्स कौन सा वोल्ट मीटर लगाऊंगा, ऐसा वोल्ट मीटर जो एसी मेजर करता हो, तो वोल्ट मीटर में कनेक्ट करूं अपने बल्ब के अक्रॉस, तो मुझे वो 220 वोल्ट ही देगा। तो जो भी डिवाइसेस मैं मेजर करने के लिए यूज करता हूँ ना, एसी करंट, एसी वोल्टेज, वो सिर्फ आरएमएस वैल्यू को पकड़ती है, इसलिए इंपॉर्टेंस है आरएमएस का। ओके, जैसे कहीं पे ऑल्टरनेटिंग हाँ वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो तुम अगर दोनों टर्मिनल्स पे कनेक्ट करके मेजर करोगे ना, तो जो वैल्यू तुम मेजर कर पाओगे वो आरएमएस होगी, कि हमेशा आरएमएस ही मेजर होता है। इज दैट क्लियर? दैट्स हाउ हाँ इम्पोर्टेंट इट इज। और एक तरीका है, जैसे आरएमएस को हम लोग इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हैं, आरएमएस से हम हीट का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जैसे अभी जनरली कोई हीट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर और इन अ डिवाइस carrying current I for time t, फॉर्मूला क्या होता है, H is equals to I square RT, where R is resistance of that device, right? ये हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी डिवाइस में, ये फॉर्मूला याद है 11th स्टैंडर्ड, करंट थ्रू कंडक्टर्स, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर, कोई भी रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट जहां से भी फ्लो होता है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एनर्जी डिसिपेशन चालू है ना, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके आते हैं तो एनर्जी डिसिपेट होती है, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में चली जाती है, तो वही हीटिंग इफेक्ट हो गया करंट का। ओके, जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके आता है सेल से, वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में उसको लूज करना पड़ता है ना, तो जब भी वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी लूज करता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये कांस्टेंट करंट के लिए बहुत अच्छा है ये फॉर्मूला, कांस्टेंट करंट के लिए तुम इजीली मेजर कर सकते हो। व्हाट अबाउट दिस अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट अगर किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो उसमें कितना हीट जनरेट होगा, कौन सा वैल्यू डालेंगे आई का, जैसे डायरेक्ट हम लोग अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू डालते हैं तो क्या वो सही वैल्यू देगा, नहीं। अगर हम लोग एवरेज वैल्यू डाल रहे हैं तो क्या वो सही वैल्यू दे रहा है, नहीं। अगर हम लोग आरएमएस डाल रहे हैं तो वो मेजर्ड वैल्यू से मैच कर जाता है। जैसे मैंने एक सर्किट लगाया, सर्किट में से हीट फ्लो कर, जैसे फॉर एग्जांपल एक बल्ब ले, बल्ब में से कुछ करंट फ्लो हुआ, और बल्ब हीटिंग प्रोड्यूस करता है ना, तो बल्ब में से जो हीटिंग प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैंने मेजर किया, किसी तरह से मैंने मेजर किया, और फिर मैंने फॉर्मूला डाल के कैलकुलेट किया, तो फॉर्मूले में ऐसा वैल्यू डालना पड़ेगा जो कि वो मेजर्ड वैल्यू से मैच करे, तो वो एक ही वैल्यू है जो मेजर्ड वैल्यू से मैच करा सकता है, दैट इज आरएमएस। जब आरएमएस को पकड़ के हम हीट कैलकुलेट करते हैं तो मेजर्ड वैल्यू से मैच होता है। जैसे कंसिडर कर लेते हैं, लेट देयर बी, और लेट्स ओके, let's say a conductor carries an alternating current I equals to I naught sin omega t for time t या फॉर टाइम टी। अब टोटल टाइम के लिए तो नहीं बोल सकते ना, क्यों, क्योंकि टोटल टाइम के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट ही नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। तो हम लोग एक छोटा सा इनफाइनेटेसिमली स्मॉल इंस्टेंट उठाते हैं डी टी, जिसमें सपोज करते हैं कि जो हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है डी, या जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है उसको मैं बोलता हूँ आई स्क्वायर आर डी टी। ये आई क्या है मेरा, ये आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो आई करंट फ्लो किया आर रेजिस्टेंस के थ्रू डी टी टाइम। तो अगर मुझे टोटल हीट निकालना है, टोटल एनर्जी, और इसको हम लोग बोलेंगे हीट डिसिपेटेड, ये अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इंटीग्रल डी ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी।
कब से कब तक, सपोज टी टाइम तक हीट फ्लो या टी टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है, मुझे टी टाइम के लिए निकालना है वैल्यू कि टी टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है, कितना हीट डिसिपेट हुआ। ये हो जाएगा टोटल एनर्जी जो कि है मेरा हीट प्रोड्यूस। आई को सब्स्टिट्यूट कर दो उठा के, आई क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा 0 टू टी आई स्क्वायर, या यहाँ पे आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। सेट करें, आई स्क्वायर की जगह मैंने उसका वैल्यू डाल दिया है आई नॉट साइन ओमेगा टी, मुझे क्या मिलेगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, जरा ये इक्वेशन से आरएमएस में लिखना चाहूँ तो मुझे क्या मिलता है, आई आरएमएस का फॉर्मूला सोचो क्या था, आई आरएमएस का फॉर्मूला था इंटीग्रल आई नॉट स्क्वायर, ध्यान से देखो, इंटीग्रल आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। सेट करें। हाँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मुझे ये सब्स्टिट्यूट करना है ना, दिखाई पड़ रहा है इसमें ये पूरा पार्ट, इंटीग्रल आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो मैं इसको कैसे सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ आई आर एम एस, ये वाला पार्ट उठा के इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा इनटू इंटीग्रल डी टी। सेट करें। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रल आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। यही मुझे सब्स्टिट्यूट करना है ना मेरे इक्वेशन में, जो है इंटीग्रल आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मैं इसको क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ आई आर एम एस इंटू इंटीग्रल डी टी, जीरो से टी। सेट करेक्ट। इस पूरे को मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आर भी था, हमने आर को छोड़ दिया है, ठीक है, आर, ये आर था ना यहाँ पे, चलो ये बाहर ले लेते हैं, ये हो गया आई आर एम एस। अच्छा, ये जो चीज था ये आई आर एम एस का स्क्वायर था, हम लोग एक गलती कर रहे हैं, ये पूरा रूट में जाता ना, अगर ये आई आर एम एस होता तो ये स्क्वायर है। ओके, ये स्क्वायर के लिए लिखा था ना हम लोग ने फॉर्मूला, याद है, आई आर एम एस स्क्वायर निकाला था, फिर आई आर एम एस मिला था, तो ये स्क्वायर का वैल्यू है, तो यहाँ एक स्क्वायर आ जाएगा, और फॉर्मूला सिंप्लीफाई होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये हो जा रहा है आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, का इंटीग्रेशन करोगे तो टी आ रहा है ना। जरा ध्यान से देखो, ये इक्वेशन इससे मैच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है या नहीं, मतलब समझो, अब एक्चुअल मीनिंग समझो आरएमएस का, जो काम डीसी करंट किसी डीसी सर्किट में करता है ना, डीसी करंट क्या है, कांस्टेंट करंट, जो काम कोई एक कांस्टेंट डीसी करंट डीसी सर्किट में करता है, सेम काम आरएमएस करंट एसी सर्किट में करता है। मतलब इट्स लाइक कि तुम्हारे सर्किट को क्या लगेगा, तुम्हारे सर्किट को ऐसा नहीं लगेगा कि उसके थ्रू कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग करंट फ्लो कर रहा है, नहीं, तुम्हारे सर्किट को लगेगा कि एक कांस्टेंट करंट आरएमएस चले जा रहा है टी टाइम तक, जो भी टाइम। आरएमएस का ये सिग्निफिकेंस है, डिवाइसेस दे डिटेक्ट अ करंट which has a constant value, they do not detect a current which is constantly fluctuating। जैसे हम लोग मेजर करते हैं ना, कहीं मैंने मल्टीमीटर लगाया या मीटर लगाया जो एसी में करंट मेजर कर रहा है, तो मुझे ऐसा करंट देगा, उसको उस डिवाइस को लगेगा कि एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, और वो मुझे वो कांस्टेंट करंट की वैल्यू दे देगा जो हो जाएगी आरएमएस वैल्यू। सो दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस। कोई भी डिवाइस है ना आरएमएस को डिटेक्ट करता है, तो आरएमएस इज बेसिकली दैट फेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज व्हिच इज विजिबल, जो दिखाई पड़ता है ना, जो इजीली दिखाई पड़ता है, इजीली सीएबल है, इजीली विजिबल है। That's why RMS value is so significant. That's why we calculate RMS so much. और RMS निकालने के लिए, जैसे तुमको cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा है, या साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा, तो एक चीज याद रखो, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा फुल साइकिल के लिए होता है हाफ, एवरेज ऑफ cos स्क्वायर थीटा फुल साइकिल के लिए होता है हाफ, एवरेज ऑफ साइन थीटा फुल साइकिल के लिए होता है 0, और एवरेज ऑफ cos थीटा फुल साइकिल के लिए होता है 0। ये सारी वैल्यूज फुल साइकिल के लिए याद करो। तो अगर तुमको कैसा भी एक्सप्रेशन दे रहा है और बोल रहा है आरएमएस निकालो, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको एक इक्वेशन देता है I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इसका तुमको आरएमएस निकालने को बोल दिया, ठीक है, तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा,
तुमको करना पड़ेगा इंटीग्रल 0 से t आई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी 0 से t, और ये जो तुमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आई आर एम एस का स्क्वायर। इज दैट करेक्ट? हाँ ठीक है, चलो मैं आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल लूं तो ये कैसा बन गया इक्वेशन? इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया, इंटीग्रेशन 0 से t कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी 0 से t। कहना इससे ये फंक्शन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज का फॉर्मूला बन गया है। देखो ये, जैसे किसी भी टाइम डिपेंडेंट फंक्शन का एवरेज क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डी टी, है ना? तो क्या मैं कहना इसे ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज का फॉर्मूला है ये पूरा। और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज तुमको मालूम है फुल साइकिल के लिए क्या होता है, हाफ। कोई भी थीटा होने दो कॉस स्क्वायर हाफ होता है ना, मतलब ये तुम्हारा है सिंपली आई नॉट स्क्वायर इंटू हाफ। तो आंसर देखो आई आर एम एस क्या आ जाएगा, आई नॉट बाय रूट, डायरेक्ट। समझा? इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं है, मतलब तुमको कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा। जैसे तुमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को सब्स्टिट्यूट किया ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यहाँ पे वैसा सब्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम एवरेज हाफ लिखोगे और तुमको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आई नॉट बाय रूट। समझा? हाँ समझा। ओके, तो ये एक चीज याद रखो तो ज्यादा इजी पड़ेगा आरएमएस निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको एग्जाम में दे दिया, कोई एक फंक्शन दे दिया, रैंडम फंक्शन दे दिया और बोला आरएमएस कैलकुलेट करो, तो हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इतना जरूरत नहीं लगेगा इसका, ये जो चीज मैंने बताया इतना जरूरत नहीं लगेगा, तो परेशान मत हो। बस एक समझो कि हाँ निकाल सकते हैं ऐसे भी। ओके। हाँ हाँ, अगर पूछेगा एग्जाम में कि आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करो तो तुमको इंटीग्रेशन से ही जाना है, जैसे तुमने किया है। ऐसे मत करो कि बीच में उठा के लिख दो कि इसका एवरेज तो ये होता है तो डायरेक्टली हो गया। ऐसे मत करो, अगर तुमने प्रैक्टिस किया है, तुमको आ रहा है तो करो। अगर नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे, आलस के मारे तो बिल्कुल भी मत करना कि आलस आ रहा है नहीं कौन इंटीग्रेशन करेगा, लिख देते हैं डायरेक्ट, नहीं मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो करो। अगर नहीं आ रहा है, इनकेस सपोज इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, गलत हो जा रहा है, फंस जा रहा है बीच में, तो डायरेक्ट याद कर लो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हाफ हो, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज हाफ होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज हाफ होता है, और फुल साइकिल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा 0 हो जाता है। ओके, लिखो। इस सिग्निफिकेंस लिख लो, सिग्निफिकेंस के लिए चाहिए तो लिख लो, देयरफॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट behaves as a constant current in the circuit। तो वैसे ही सिमिलरली वोल्टेज भी, कांस्टेंट वोल्टेज का बिहेवियर देते हैं ये लोग, कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट का बिहेवियर देते हैं। ठीक है, आरएमएस वैल्यूज। ओके, हाँ लिखो। डन।
डन? No, sir. ओके Done, sir. ओके एवरीवन? हाँ, ओके ठीक है। जैसे आरएमएस हम लोग ने कैलकुलेट किया ना, या आरएमएस का फॉर्मूला लिखा है, तो सब लिख लो। जैसे एवरेज वैल्यू लिख लेते हैं। अगर मैं एवरेज वैल्यू लिखूं करंट का, तो क्या आता है एवरेज वैल्यू करंट का? 2I0 अपॉन पाई। एवरेज वैल्यू ईएमएफ का क्या आता है? ईएमएफ का आता है 2E0 अपॉन पाई। 2E0/5. ठीक है, और ये दोनों किसके लिए है? ये दोनों है हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, आई आर एम एस क्या होता है? आई आर एम एस होता है I0/√2। और √2. ई आर एम एस क्या होता है? E0/√2। E0/√2. ठीक है, तो जनरली जैसे मैं एक चीज दूं, जैसे फॉर हाउस होल्ड वोल्टेज, हाउस होल्ड वोल्टेज कितना आता है जो घर में आता है? तो बेसिकली कितना आता है? वो आता है 220 वोल्ट। तो उसका आरएमएस वैल्यू दिया है, आरएमएस इज 220 वोल्ट। तो हमको अगर कैलकुलेट करना है कि पीक वैल्यू कितनी है उसकी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला मालूम है, ई आर एम एस इज E0/√, जिसमें E0 क्या है? पीक वैल्यू ही है ना। तो मतलब हम लोग निकाल सकते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स ई आर एम एस। √2 होता है 1.414 इंटू ई आर एम एस, तुमको मिला है 220। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मिलता है अराउंड 311 वोल्ट्स। ये पीक वैल्यू है वोल्टेज का, मतलब जो घर में वोल्टेज आता है ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू 311 वोल्ट्स। उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 311 वोल्ट्स। तो वो जो ग्राफ है, वो जो ये पीक लेता है, दैट इज बेसिकली अप टू 311 वोल्ट्स, नॉट अप टू 220। ये जो पीक है इसका, ये 311 का पीक है। समझ में आया ना? मैक्सिमम 311, हाँ, मिनिमम में भी नेगेटिव 311, ना कि 220। 220 क्या है? 220 आरएमएस। 220 क्या है? आरएमएस। तो 220 ये है ऐसे, ये आरएमएस होता है। ये तुमको एक कांस्टेंट करंट के जैसे दिखेगा, आरएमएस। ओके, रूट मीन स्क्वायर फंक्शन जो होता है किसी भी फंक्शन का, एक एवरेज वैल्यू है ओवर अ फुल साइकिल। एक फुल साइकिल में एवरेज स्क्वायर रूट, या रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलता है अपने को आरएमएस। ठीक है, क्लियर इतना? हाँ. ओके, ये खाली लिख लो। अच्छा, ये भी याद रखो, ये फुल साइकिल के लिए होता है। और ये इतना खाली, ये चारों लिख लो। ये तो खाली एक इंफॉर्मेशन के लिए था, हाउस होल्ड वोल्टेज, उसको लिखना जरूरी नहीं है। ये हाफ साइकिल और फुल साइकिल का वैल्यूज एक जगह पे साइड में रखो, याद कर लो इसको, काम आएगा। अब हम लोग सर्किट थियरी करेंगे। जैसे एसी को अलग अलग सर्किट्स में अप्लाई करेंगे, कौन कौन से सर्किट्स में क्या क्या वैल्यू आता है, या कौन कौन से सर्किट में कैसे बिहेव करता है ईएमएफ और करंट। ओके, डन? हाँ. ओके, चलो एसी सर्किट देखते हैं। फर्स्ट जो अपने को देखना है, दैट इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। मतलब रेजिस्टिव सर्किट में अगर मैंने ईएमएफ अप्लाई किया, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो करंट कैसा दिखेगा, या करंट का इक्वेशन क्या होगा? ये रेजिस्टेंस है, इसमें मैंने एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई कर दिया है। ठीक है, चलो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का वैल्यू है ई नॉट, या इट इज ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मेरा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। ठीक है, ये मैंने अप्लाई किया रेजिस्टेंस आर में।
प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, मतलब इसमें और कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, मतलब सिर्फ एक वायर के थ्रू हमने एसी करंट फ्लो कराया तो कैसा दिखेगा, ये एसी करंट या एसी वोल्टेज की वजह से करंट कैसा दिखेगा। अब ऑफ कोर्स अपने को मालूम है करंट जो फ्लो होगा वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डायरेक्शन में होगा, है ना, कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन स्विच करता होगा ना, जैसे इसकी जो टर्मिनल्स है ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 100 बार फ्लिप होंगे, तो साइमल्टेनियसली करंट का डायरेक्शन भी आगे पीछे होगा। तो हम लोग कंसिडर करते हैं, लेट एट वन पर्टिकुलर इंस्टेंट द करंट flows as shown in the diagram। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि करंट का ये डायरेक्शन आई, ठीक है, हमको निकालना है कि आई की वैल्यू क्या है। ईएमएफ ये मैंने अप्लाई किया है, हमको निकालना है करंट कैसा आता है, मतलब रेजिस्टेंस करंट में कुछ चेंजेस ला रहा है या रेजिस्टेंस करंट में कुछ फेज डिफरेंस लेके आ रहा है क्या, ऐसा कुछ है क्या। देखो अब तक हमने जो करंट और ईएमएफ देखा है दोनों सेम फेज का देखा है ना, करंट होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अभी अगर मैं ई नॉट साइन ओमेगा टी का ईएमएफ अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे देखना है रेजिस्टेंस क्या चेंजेस लाता है उसमें, मतलब अगर करंट मुझे मिल रहा है तो करंट का फेज चेंज होके मिल रहा है या सेम मिल रहा है, बढ़ के मिल रहा है, कम मिल रहा है, कैसे मुझे वो फेज देखना है। तो लेट्स कंसीडर हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे ये लूप में। केवीएल मालूम है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सपोज मैं ऐसे जाता हूँ, तो कैसे जा रहा हूँ मैं, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब यहाँ एक वोल्टेज गेन, तो ये हो जाएगा ई। अब ये हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, नेक्स्ट चीज क्या है, रेजिस्टेंस है ना, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस माइनस आई आर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से ई क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है आई आर, है ना, इज दैट क्लियर, ठीक है। ई मिल गया आई आर, आई की वैल्यू मिल रही है कुछ, आई की वैल्यू मिल रही है ई अपॉन आर, राइट। ई तुमको मालूम है क्या है, ई है ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ठीक है। जरा देखो ई नॉट एक कांस्टेंट है, आर एक कांस्टेंट है, तो मैं ई नॉट बाय आर को एक नया कांस्टेंट बोलूं आई नॉट तो चलेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज आई। तो करंट का जो इक्वेशन आया है वो इन फेज है, मतलब जिस फेज में ईएमएफ चल रहा है सेम फेज में करंट भी चल रहा है, बस करंट की पीक वैल्यू कुछ कम हो गई है। तुम ये लिखोगे वेयर आई नॉट इज ई नॉट बाय आर, उसी को तुमने सब्स्टिट्यूट किया ना, आई नॉट, इस पार्ट को तुमने आई नॉट, का जो करंट मिल रहा है वो सेम फेज में, मतलब जैसे जैसे ईएमएफ बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे ईएमएफ अपने पीक पे पहुंचता है वैसे करंट भी अपने पीक पे पहुंचता है, जैसे ईएमएफ गिरना चालू होता है जीरो की तरफ सेम टाइम पे करंट भी गिरना चालू होता है जीरो की तरफ, ईएमएफ नेगेटिव मैक्सिमम पे जाता है सेम टाइम पे करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम पे जाता है, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग इन फेज, एवरीथिंग इज गोइंग इन फेज। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या मिलता है तुमको, फर्स्ट कंक्लूजन ये मिलता है कि करंट एंड EMF are in phase, very important conclusion। जो भी सर्किट डायग्राम्स हम लोग करेंगे ना, जो भी सर्किट्स हम लोग करेंगे एसी सर्किट्स में, उसमें यही कंक्लूजन लास्ट वाला निकालना जरूरी, यही कंक्लूजन लास्ट वाला निकालना जरूरी कि करंट ईएमएफ कैसे है, फेज में है, आउट ऑफ फेज है, कितने आउट ऑफ फेज है, कितना लैगिंग है, कितना लीडिंग है, यही सब निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज ये तो मिल गया हमको कि करंट और ईएमएफ लीडिंग लैगिंग है कि नहीं है, नहीं है, यहाँ पे सेम है, दोनों का सेम फेज है। इसका फेजर डायग्राम देखना जरूरी है, देखते हैं फेजर डायग्राम क्या होता है, जरा समझो। फेजर डायग्राम इज बेसिकली अ वेक्टर ऑफ पीक वैल्यू which changes its orientation according to the phase। समझो क्या है, जैसे मेरे पास ये एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है ये वेक्टर है सपोज करंट का आई नॉट, या सपोज ये ई नॉट है ईएमएफ का वेक्टर, पीक वैल्यू का वेक्टर लिया हमने। फेजर जो होता है ना वो जनरली एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे फेजर तुमको याद है, फेजर डायग्राम तुमने एसएचएम में किया है या नहीं, एसएचएम में तुमने ये किया होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन देखा होगा एसएचएम के लिए, याद है, एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम देखा है,
जैसे ये तुम्हारा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सपोज ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर, वो एक फेजर की तरह बिहेव करता है। मतलब ये अगर उसका पोजीशन वेक्टर है ऐसे, तो ठीक से देखो इसका पोजीशन वेक्टर इस मेन पोजीशन से, या सपोज जैसे ये तुम्हारा मेन पोजीशन है, ये यहाँ पे मेन पोजीशन है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन किसके अलोंग, डायमीटर के अलोंग एसएचएम करता है ना। ये बात पता है? जैसे ये बॉडी देखो, जैसे इधर आगे आएगा इसका प्रोजेक्शन इधर आ जाएगा, और आगे आएगा इसका प्रोजेक्शन इधर, फिर ये इधर जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन वापस आने लगेगा, यानी सी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर एंड सो ऑन। इसका प्रोजेक्शन देखो क्या हो रहा है, मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर इधर इधर, इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम। तो एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, ये तुमने पढ़ा है ऑसिलेशंस चैप्टर में। तो इसका जो पोजीशन डायग्राम है या इसका जो पोजीशन वेक्टर है, वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो एक फेज कवर कर रहा है ना। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से यहाँ जो भी एंगल कवर करता है इसको बोलते हैं फेज, इसी को तो फेज बोलते हैं। तो अगर ये यहाँ से यहाँ सपोज यहाँ पे आ गया तुम्हारा वेक्टर, तो ये 90 डिग्री कवर कर लिया, यहाँ पे आया तो 180 डिग्री कवर कर लिया, यहाँ पे आया 360, यहाँ सॉरी 270, यहाँ आया 360। That's how we decide, or that's how we say that vector is changing its orientation based on the phase. तो ये फेज के ओरिएंटेशन या फेज के डिपेंडेंस में ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है अपना। तो सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, या ईएमएफ का जो वेक्टर है, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड वेक्टर, ये इधर है, इसके ही सेम डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, करंट का भी वेक्टर। तो ये करंट का वेक्टर आ गया तुम्हारा, बट करंट का जो एम्पलीट्यूड है आई नॉट, वो थोड़ा छोटा है ना। हाँ, तो दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है बेसिकली। दो वेक्टर्स जिनके बीच में कोई एंगल नहीं है, उनको कैसे ड्रॉ करते हो, या तो ऐसे ड्रॉ करते हो, या तो एक के ऊपर एक ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन ना। तो ये वही है, देखो तुमने ईएमएफ वेक्टर ड्रॉ किया, तुमने करंट वेक्टर ड्रॉ किया, दोनों का पीक वैल्यूज। इज दैट क्लियर? इसको सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये जो डायग्राम, एक सेकेंड, सिंप्लीफाइड फेजर डायग्राम अगर मैं देखूं तो सिंप्लीफाइड फेजर डायग्राम इसी को हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी। ये तुम्हारा ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ का पीक वैल्यू, और ये तुम्हारा करंट हो गया। दोनों का डायरेक्शन देखो सेम है ना, सेम। ठीक है। अब इसको और अगर मैं पूरे प्रॉपर तरीके से बनाऊं जैसे फेजर को, तो फेजर के लिए एक एक्सिस होगा यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा एक्सिस है जिसके बेसिस में ये अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है। यहाँ पे तुम्हारे ईएमएफ की वैल्यू है और वोल्टेज की वैल्यू है, और ये तुम्हारा टाइम एक्सिस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तुम्हारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज ई नॉट आई नॉट, या ई और आई है। ई और आई कैसे अपनी वैल्यूज चेंज करते हैं, दैट वी हैव टू सी। जैसे इसका प्रोजेक्शन देखोगे तुम, तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन क्या है, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन अभी पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के अलोंग है, टाइम के अलोंग ना। बट इधर अगर जैसे ये सपोज यहाँ आया टी, ये टी है और ये सपोज ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करता है, जो जिसका भी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, उसका रोटेशन का स्पीड ओमेगा है ना। जैसे ये तुम्हारा एक वेक्टर है, ये जो चीज है ना तुम्हारा, ये पूरा का पूरा एक वेक्टर है एक्चुअली। दिस होल इक्वेशन इज अ वेक्टर, या आई नॉट जो है ना तुम्हारा एक वेक्टर है। जैसे कोई भी एसएचएम परफॉर्म करता है बॉडी, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेक्टर होता है ना। जैसे बॉडी 90 डिग्री एसएचएम कंप्लीट कर रहा है तो वो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से लाइक दिस, इसका एसएचएम यहाँ पे आ जाएगा, या बेसिकली इसका वैल्यू यहाँ पे। इस टाइम पे अगर तुम देखो ठीक से, ये तुम्हारा दो एक्सिस, जैसे मैं इसको ही शो करता हूँ, सपोज ओमेगा टी फेज के साथ है, तो ये ई नॉट है तुम्हारा, और ये तुम्हारा टाइम एक्सिस है, ये तुम्हारा ओमेगा टी फेज के साथ ई नॉट है। कैन यू सी? ओमेगा टी फेज के साथ ई नॉट है। अच्छा ठीक है, हम लोग इसको ओमेगा टी फेज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो ज्यादा ठीक लगेगा। चलो ओमेगा टी के साथ ये है। अगर मैं इसका वैल्यू निकालना चाहूँ, जरा देखो एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन क्या आएगा, एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन आएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, इज दैट करेक्ट? और वाई एक्सिस प्रोजेक्शन क्या आएगा, वाई एक्सिस प्रोजेक्शन आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। आर कॉस ओमेगा टी, आर साइन, या आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, ये सब याद होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये ई नॉट साइन ओमेगा टी क्या है एक्चुअली, इसी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना।
इसी का ही इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो जैसे तुम ये फेजर को ऐसे रिप्रेजेंट करो, सपोज तुम्हारे पास दो एक्सिस है, एक टाइम एक्सिस है और एक वैल्यूज का एक्सिस है, ठीक है। तो इस पे ये कैसे दिखेगा, तुम्हारा फेजर जो है वो कैसा दिखेगा। पहला जो फेजर है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ऐसा दिखेगा, या जो तुम्हारा ईएमएफ है उसका फेजर ऐसा दिखेगा। ये तुम्हारा ई नॉट है, कितने एंगल पे है ये, ओमेगा टी एंगल पे, ठीक है। ये एंगुलर ओमेगा टी। वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता है, ये फेजर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी से रोटेट कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, किसी रैंडम टाइम इंस्टेंट टी पे तुमने इसका वैल्यू देखा तो तुमको यहाँ मिला, ठीक है। इसका तुम अगर वाई प्रोजेक्शन निकालोगे, ये वाला प्रोजेक्शन, ये इधर, ये तुमको इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। क्या मिलेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी ना, जैसे यहाँ पे देखो इसका वाई प्रोजेक्शन ई नॉट साइन ओमेगा टी देगा ना, और एक्स प्रोजेक्शन क्या देगा, ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ई नॉट कॉस ओमेगा टी वाला फैक्टर हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, कॉस ओमेगा टी फैक्टर हम लोग बाद में समझेंगे। बाद में मतलब अभी तुमको है ही नहीं कॉस ओमेगा टी को क्या होता है, ये छोड़। साइन ओमेगा टी क्या है, साइन ओमेगा टी उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना। तो वाई एक्सिस का जो प्रोजेक्शन है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है। और अगर हम लोग करंट के बारे में देखें तो करंट क्या आ रहा है, करंट आ रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब करंट का भी जो वेक्टर है, फेजर है आई नॉट का, वो भी ओमेगा टी एंगल पे ही है। ये तुम्हारा आई नॉट हो गया, देखो ई नॉट ओमेगा टी एंगल पे है, आई नॉट भी ओमेगा टी एंगल पे है। और इसका तुम प्रोजेक्शन लोगे इधर ये एक्सिस पे, तो ये देखो तुम्हारा आई आ गया। तो ई और आई, इसलिए मैं बोला ये एक्सिस पे ई और आई है, इधर टाइम। तो ओमेगा टी, ओमेगा स्पीड से टी टाइम के लिए चला तो कितना फेज कवर किया, ओमेगा टी फेज कवर किया। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से फेजर टी टाइम के लिए चला तो ओमेगा टी फेज कवर करता है। तो सेम फेज दोनों कवर कर रहे हैं, ईएमएफ भी ओमेगा टी कवर कर रहा है और तुम्हारा करंट भी ओमेगा टी कवर कर रहा है। ये फेजर समझ में आया। इसी को एकदम सिंपलिस्टिक तरीके में ऐसे बना सकते हो, एकदम सिंपलिस्टिक तरीके में ऐसे बना सकते हो। तो जब अपने पास कंबाइंड सर्किट्स आएंगे ना, तो हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। कंबाइंड सर्किट्स में एक एक का डिटेल्ड फेजर नहीं ड्रॉ करेंगे, ये डिटेल्ड फेजर है। ये जो तुमने बनाया है ना, ये डिटेल्ड है और ये सिंप्लीफाइड है, समझा। हाँ। ओके, सो डिटेल्ड फेजर और सिंप्लीफाइड फेजर। डिटेल्ड फेजर में से कुछ चीजें लिख सकते हो तुम, जैसे क्या क्या लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो लेंथ ऑफ वेक्टर क्या दे रहा है, या लेंथ ऑफ एरो क्या दे रहा है। लेंथ ऑफ एरो तुमको दे रहा है पीक वैल्यूज, या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट। जैसे जो ई नॉट का एरो है वो तुमको ईएमएफ का पीक वैल्यू दे रहा है, और आई नॉट का एरो तुमको करंट का पीक वैल्यू दे रहा है। ये लिखना चालू कर दो, खत्म होगा मीटिंग। और वाई प्रोजेक्शन क्या दे रहा है, या वाई एक्सिस प्रोजेक्शन क्या दे रहा है तुमको। वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन अगर तुम निकाल रहे हो, या वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, तो तुमको मिल रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्लियर। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू वाई एक्सिस के प्रोजेक्शन पे देता है। लिखो, फेजर समझ में आया या नहीं। हाँ, समझा। फेजर क्या है, फेजर इज बेसिकली वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ईएमएफ एंड करंट, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, जैसे ग्राफ बनाना चाहो ईएमएफ और करंट का, तो तुमको कैसे ग्राफ दिखेगा। जस्ट अ सेकंड, ये एक्सिस ले लेते हैं ईएमएफ और करंट का, और ये टाइम, ठीक है। टाइम के साथ ये वेरी होगा। तो अगर मैं प्लॉट बनाऊं, सपोज ये ई नॉट है, तो ई नॉट का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फेजर रिप्रेजेंटेशन दोनों लिखना पड़ेगा किसी भी एसी सर्किट पे। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे दिख रहा है। और अगर मैं करंट बनाना चाहूँ, ये देखो ये तुम्हारा ई नॉट आ गया, मैक्सिमम वैल्यू, इसको ई रख दो चाहिए तो, या ठीक है, ई नॉट आ गया। और करंट बनाओगे तो करंट का पीक क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा ना। हाँ। तो ये तुम्हारा करंट का ग्राफ, समझा। करंट का ग्राफ भी इसमें से ही जाएगा। अच्छा, मीटिंग एंड होगा तो ज्वाइन करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और ये ग्राफ हम लोग रीजॉइन करना तो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हाँ।
ज्वाइन करो, 5 मिनट के लिए कंटिन्यू करूंगा, उसके बाद विल स्टॉप। हाँ ग्राफ कैसा दिखेगा? ग्राफ इज बेसिकली टाइम एक्सिस के साथ मैं प्लॉट करूं, ईएमएफ कुछ ऐसे दिख रहा है। साइनोसॉइडल ही ड्रॉ करना है ना, साइनोसॉइडल ईएमएफ। और करंट कैसे दिख रहा है? करंट भी साइनोसॉइडल है एंड सेम फेज। मतलब ये क्या कर रहा है, ये सेम वेरी कर रहा है, सिमिलरली वेरी कर रहा है, सिमिलरली ये अपने पीक पे भी जा रहा है, सिमिलरली ये जीरो पे भी आ रहा है, जैसे ईएमएफ कर रहा है। जब जब ईएमएफ अपने पीक पे पहुंच रहा है तब तब करंट भी अपने पीक पे पहुंच रहा है। किसी हाँ दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। इसमें एक दूसरे में ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है। ऊपर वाला जो ग्राफ है दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो अंदर वाला ग्राफ है दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। वैल्यूज याद रखो, जैसे ये जो है तुम्हारा पीक वैल्यू, इसका क्या है, ये ई नॉट है, और इसका जो पीक वैल्यू है ये आई नॉट है। आई नॉट याद रखो आई नॉट इज ई नॉट बाय आर। क्लियर है? हाँ इतना तुमको प्योर रेजिस्टिव सर्किट में लिखना है। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो इतना सब तुमको लिखना है। क्या क्या करना है तुमको? फर्स्ट थिंग, इक्वेशन निकालना पड़ेगा। किसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा? करंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालो? अप्लाई करके करंट का इक्वेशन एक बार मिला तो करंट का इक्वेशन देखना है इन फेज है कि आउट ऑफ फेज है। अगर इन फेज है तो उसके लिए फेजर डायग्राम बनाना है, ठीक है। अगर आउट ऑफ फेज है तो उसके लिए भी फेजर डायग्राम बनाएंगे हम लोग। आउट ऑफ फेज मतलब कितना फेज डिफरेंस है, वो फेज डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो वो जो पार्ट है वो आएगा तुमको, जैसे हम लोग करेंगे जब इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट। जैसे तुमने इंडक्टर पढ़ा होगा ना प्रीवियस चैप्टर में, इंडक्टर हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस एल। तो वो इंडक्टर जब हम लोग एसी सर्किट में लगाते हैं या किसी एसी वोल्टेज को इंडक्टर के थ्रू अप्लाई करते हैं तो क्या चेंजेस आता है, दैट वी हैव टू सी। करंट कैसे चेंज होता है। फिर कैपेसिटर, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर देखा है ना, तो कैपेसिटर अप्लाई करते हैं तो क्या चेंजेस आता है। ओके, करंट कैसे वेरी करता है कैपेसिटर और इंडक्टर में, ये अपने को देखना है। फिर इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है जिसको बोलते हैं एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट के कुछ केसेस पढ़ने हैं, जैसे एलसीआर सीरीज रेजोनेंस और एलसीआर पैरेलल रेजोनेंस। पहले तो एलसीआर पढ़ना है, फिर एलसीआर सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस, फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ओके हाँ ऑलराइट। कैसा लगा चैप्टर? कुछ लग रहा हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है? नहीं नहीं ओके चलो ठीक है। कोई डाउट है आज के लेक्चर से? देख लो, कुछ रहेगा डाउट तो पूछो। नहीं नहीं डाउट तो नहीं है। ओके चलो अच्छा है, गुड, देन विल स्टॉप इट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके आई होप हमने लेक्चर में जो भी किया है सबको समझ में आया होगा।
आज हम लोग ने आरएमएस वैल्यू का सिग्निफिकेंस देखा कि आरएमएस करंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग ने एक सर्किट स्टार्ट किया जिसमें हम लोग ने प्योर रेजिस्टिव सर्किट देखा है। तो रेजिस्टिव सर्किट में ईएमएफ और करंट का जो भी बिहेवियर है वो सब हम लोग ने देख लिया है इस लेक्चर में। इस पूरे टॉपिक से जो हमने किया है अब तक उससे रिलेटेड कोई भी अगर तुमको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिंदास पोस्ट करो, आई विल आंसर इट। ओके, तो पढ़ाई करो एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन एंड थैंक यू।